हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री का क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए। रिलायंस ने जब से खरीदा है उसे बेसिकली बैंक करप्सी होने वाली थी कंपनी एंड एकदम से डेली अपर सर्किट लगने लग गए कंपनी में। तो बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री का टारगेट क्या होना चाहिए। डेली अपर सर्किट लग रहे, कब तक अपर सर्किट लगेंगे? 100 रुपए, 1000 रुपए, कितने रुपए? और आप इन्वेस्टेड है तो आपके लिए इसका क्या मतलब है, कंपनी का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, क्योंकि मैं इस तरीके की न्यूज वीडियोस एनालिसिस लाते रहूंगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने आलोक इंडस्ट्री पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा, क्यों खरीदा, क्या डेट थे, कंपनी क्या काम करती है। ये सारी डिटेल आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो का, उसमें चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आलोक इंडस्ट्री करती क्या है, डेट में क्यों थी एंड अब क्या प्लान है आगे का। तो डेली अपर सर्किट लग रहा है। 39 रुपीज पे प्राइस पहुंच गया है। 3 रुपए पे हुआ करता था एक टाइम पे एंड 39 रुपीज पे पहुंच गया प्राइस। और अब क्या टारगेट हो सकता है कंपनी के बारे में, तो एक बारी वो स्टार्ट करने से पहले ये बात करते हैं कि कंपनी अब क्या कर रही है। कोविड के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है। कंपनी बेसिकली पीपीई किट मैन्युफैक्चर कर रही है एंड रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही समझदारी से पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग में चले गया आलोक इंडस्ट्री को लेके एंड काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और पीपीई किट की बात करें तो अभी इतनी जल्दी इसका काम बंद नहीं होने वाला। पीपीई किट का काम चलते रहेगा, क्या पता 1 साल तक पूरे ही चलते रहे। पीपीई किट की डिमांड चलते ही रहेगी क्योंकि अभी कोरोना एकदम से जाने नहीं वाला है। तो रिलायंस ई कॉमर्स में आ रहा है, आप सबको पता ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्री को खरीदा है एंड सबका ये मानना है कि रिलायंस अमेजोन को टक्कर देगा। तो बेसिकली कुछ लोग ये मानते हैं रिलायंस अमेजोन को टक्कर देगा। आई थिंक उन्होंने शायद अंबानी की न्यूज ठीक से नहीं पढ़ी, अंबानी के विजन को ठीक से नहीं देखा। अंबानी बेसिकली सिर्फ अमेजोन को टक्कर देने नहीं चाहता है, अंबानी टैप करना चाहता है ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसे बिजनेसमैन जो कि टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते। काफी सारे बिजनेसमैन जो जिनको समझ है, जिनका पैसा है, वो ऑटोमेटिकली अभी अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, राइट। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है जो टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको टैप करना चाहता है अपनी टेक्नोलॉजी से। अंबानी बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बना रहा है इस टाइम पे एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल इन दैट ऑल्सो। तो वो अभी उसका ई कॉमर्स को लेके भी फ्यूचर के यही प्लान है कि उस इंडस्ट्री को टैप करे, क्योंकि वो इंडस्ट्री अपने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। एंड एजीएम मीटिंग में भी अंबानी ने ये बोला था कि ऑलमोस्ट 90% ट्रेड वही करते हैं, लोकल बाजार में ही 90% ट्रेड होता है, वहां पर वो टैप करना चाहते हैं। और वहां पर कैसे टैप करेंगे, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है आलोक इंडस्ट्री देखा जाए उसका, कि आलोक इंडस्ट्री तो बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट पार्ट है उसका। जो दूसरा पार्ट है वहां पे तो बेसिकली उन्हें पेमेंट एंड ऑल दैट स्टफ करना पड़ेगा, कि जो कि अलीबाबा करता है बेसिकली चाइना के अंदर। अलीबाबा चाइना में इतनी ज्यादा ट्रेड करता है जो कि छोटे बिजनेस को एनेबल करता है एंड पेमेंट का भी सोल्यूशन देता है उन्हें। तो ऐसे ही कुछ रिलायंस इंडिया में करने वाला है, जो कि मिक्स मॉडल होगा अलीबाबा एंड अमेजोन का। ये इसलिए मैंने कहा मिक्स मॉडल होगा क्योंकि वो हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जियो मार्ट बेसिकली हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आने वाले टाइम पे वो बड़े छोटे हर तरीके के बिजनेसमैन को केटर करेगा, जो कि वो सेल कर पाएंगे अपना इस पे। प्लस और बात करें तो वो अपने भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स में लाएगा, जैसे कि उसके रिलायंस रिटेल के इतने सारे प्रोडक्ट है। और मेनली बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की। आलोक इंडस्ट्री क्या रोल प्ले करेगा। आलोक इंडस्ट्री के पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है जो कि काफी चीप प्राइस में रिलायंस को मटेरियल दे सकती है। हाई क्वालिटी मटेरियल बेसिकली काफी चीप प्राइस पे पड़ सकता है। तो ये है आलोक इंडस्ट्री का रोल रिलायंस के ई कॉमर्स के अंदर। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने वीडियो बनाया था फ्यूचर रिटेल के बारे में भी एंड फ्यूचर ग्रुप के बारे में। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप पे भी इन्वेस्ट करने वाला है और इससे बेसिकली रिलायंस को ई कॉमर्स में और हेल्प मिलेगी, अपने बेसिकली कॉमर्स करने में हेल्प मिलेगी। वो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस बढ़ा पाएगा रिटेल में, क्योंकि रिलायंस जा ही चुका है एंड अपने पैर उसके पहले से ही इतने जमे हुए हैं। अब फ्यूचर रिटेल उसे काफी चीप प्राइस में मिल रहा है। तो मेरा फ्यूचर रिटेल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं फ्यूचर ग्रुप के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी उसका डिस्कशन मोड में है, ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है डिस्कशंस।
कि वो फ्यूचर रिटेल खरीदेगा और हो सकता है साथ में कुछ और भी छोटे मोटे स्टेक्स ले बाकी फ्यूचर कंपनीज में। अब बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री में क्या होने वाला है रिलायंस के आने से। मैंने देखा जनरली कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि आलोक इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे रिलायंस के आने से। डेफिनेटली कंपनी को पैसा मिल गया है, यही इनफ नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर एफिशिएंट होती पहले भी तो पैसे वो किसी ना किसी तरह अरेंज कर ही लेती, बट वो कंपनी शुरू से ही एफिशिएंट नहीं थी, इसी वजह से बार बार कैश क्रंच हो रहा था कंपनी में। तो बेसिकली मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिलायंस के आने से जो वो करेंगे, जो हर बिजनेस यूजुअली करता है, पराटो प्रिंसिपल अप्लाई करेगा रिलायंस आने पे। इस पे पराटो प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल। ये काफी बिजनेस अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस को लेकर। 80-20 प्रिंसिपल क्या करता है कि जो इनएफिशिएंट काम होते हैं उनको हटा देता है और एफिशिएंट काम, जो प्रोडक्टिव एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल काम होते हैं, उन्हीं को रहने देता है। मैं इसका एग्जांपल देख के बताता हूँ। जनरल मोटर्स जो यूएस के अंदर है, उन्होंने भी यही करा था। एक टाइम पे जनरल मोटर्स ने इतने सारे काम चालू कर लिए थे, 50 काम चालू कर लिए थे करीब करीब, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही, कंपनी इतना अच्छा क्यों नहीं चल रही। तो नए सीईओ, नई मैनेजमेंट ने आके यही करा कि सबसे पहले 80-20 प्रिंसिपल लगाए। जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट नहीं लाते बट उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, तो उन्हें हटा दिया। तो 80-20 का यही मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल 80% ऑफ टाइम लेते हैं जो ऑपरेशंस, लेकिन वो रेवेन्यू ज्यादा नहीं दे पाते, तो उन्हें हटा दिया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए। और जो ऑपरेशंस 80% ऑफ रेवेन्यू देते हैं और टाइम सिर्फ 20% लेते हैं, तो उन्हें रखा जाए। तो एक मतलब लमसम में मोटा मोटा बोला गया 80-20 की जगह हो सकता है 70-30 इस चीज को लिया जाए, किसी भी चीज में लिया जाए। बेसिकली कहने का मतलब है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही उसमें, तो उनको हटा देना चाहिए, ये कहने का मोटा मोटा मतलब है। एंड रिलायंस डेफिनेटली जब एंटर कर चुका है, तो वो ऑप्टिमाइज करना चाहेगा इन्हीं सब चीजों को। तो ये आपके नॉलेज में डालने का मेरा मोटिव इसलिए था कि जब ये फ्लक्चुएशंस होंगी, जब वो कुछ बिजनेस हटाएगा, कुछ बिजनेस नहीं लाएगा, तो ये किस बेसिस पे करेगा। एक तो बेसिस यही होंगे कि पुराने कस्टमर जो उनके सबसे प्रॉफिटेबल होंगे, सबसे प्रॉफिटेबल काम होंगे, एक तो उन्हें रखेगा, और ऊपर से जो रिलायंस रिटेल की नीड होगी, जिस चीज की नीड रिलायंस रिटेल को होगी, वो बिजनेसेस डेफिनेटली रखेगा। बाकी अगर कुछ ऑपरेशंस होंगे जो इसे लगेगा कि इसमें क्लाइंट भी नहीं है हमारे पास और रिलायंस कंपनी को भी नीड नहीं है इसकी, तो डेफिनेटली वो बिजनेस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में डिस्कार्ड हो जाए। तो ये चलते कुछ अगर ऑपरेशंस, कुछ छोटे मोटे काम को ये बंद करेगा आलोक इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू पे अपफ्रंट कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। अभी तो वैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली हर बिजनेस में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिख ही रहा है हम सबको, लेकिन आने वाले टाइम पे ऑप्टिमाइज करेगा ये आलोक इंडस्ट्री को। तो उस ऑप्टिमाइजेशन में अप्स एंड डाउन्स होंगे कंपनी के अंदर, कुछ नो डाउट अबाउट इट। बट आपको अगर कंपनी पे बिलीव है तो डेफिनेटली कंपनी में बने रहिए। ये अप्स एंड डाउन्स हर कंपनी में आते रहेंगे, क्योंकि अभी एकदम से न्यू मैनेजमेंट आई है। न्यू मैनेजमेंट इफेक्टिव भी ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस ऑलरेडी रन करते हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ चेंजेस करेंगे ही। और देखा जाए अगर पूरा बड़ा कॉमर्स का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस अगर रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा करेगा, तो उसमें कितना मेजर रोल प्ले करेगी आलोक इंडस्ट्री, फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस रिटेल। तो ये तीनों आपस में बेसिकली हैंड इन हैंड प्ले करेगी। कुछ हर बिजनेस को ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा, लेकिन आलोक इंडस्ट्री को इस वक्त सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है। कैपेबिलिटी बहुत है कंपनी में, तभी रिलायंस ने खरीदा है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक सच बताऊं कि जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं कभी भी शॉर्ट टर्म की नहीं देखता, क्योंकि एक डिफरेंस समझिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप, हो सकता है कई लोग बहुत शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 10, 20, 30, 50% लेके निकल जाते हैं कंपनी से। लेकिन सोचिए अगर कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो कंपनी एक तो लॉन्ग टर्म में रखने में आपको पैसे, हो सकता है आपके डबल हो जाए, 100 टाइम्स 200 टाइम्स भी देंगे आपको। एक तो ये उम्मीद रहती है आपके पास, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं कहना चाहूंगा कि वो डिविडेंड देगी आपको। सोचिए आपने अगर जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, तो आप कम प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी।
और डिविडेंड अगर आप आज की डेट में देखेंगे काफी, अगर आप नेस्ले का एग्जांपल लीजिए, नेस्ले 16,000 पे चल रही है एंड अगर उसका डिविडेंड देखें तो पॉइंट कुछ % डिविडेंड मिलता है हमें, राइट। लेकिन अगर किसी ने पहले इन्वेस्ट कर रखा हो, मैंने रिलायंस में पहले इन्वेस्ट कर रखा था, तो मेरा डिविडेंड पॉइंट्स में नहीं होता, मेरा डिविडेंड अच्छे खासे परसेंटेज में होता है, जो कि एफडी से ज्यादा मिलता है मुझे। तो एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे डिविडेंड में मिल जाता है नेस्ले कंपनी के। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये फायदा होता है कि आप ये समझिए कि आपके पास डिविडेंड आएगा जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आप डिविडेंड भी कमाते रहेंगे और कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। चाहे आपने उसी इमीडिएटली हाथ में नहीं डाला, लेकिन अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो वो डेफिनेटली ग्रो करते रहेगी। छोटे मोटे केसेस हर कंपनी के साथ होते रहते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो वो ग्रो जरूर करेगी। तो मेरी पहली और आपको ओपिनियन यही रहेगी, लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं होता कि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि आप वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करिए, जैसे वॉरेन बफेट ने कोक में इन्वेस्ट करा है, राइट। उन्होंने कोक के शेयर आज तक नहीं बेचे और उससे सबसे ज्यादा फायदा वॉरेन बफेट को कोक के शेयर से हुआ। तो फाइनली मैं यही बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनी काफी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने 3, 4, 5 रुपए पे खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो प्राइस है लॉन्ग टर्म में हमेशा सबसे ऊपर जाएगा। हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा हो जाए जो कि कंपनी की वैल्यूएशन से ज्यादा हो, तब डेफिनेटली आप सोचेंगे कि बेचना अच्छा ओपिनियन है। लेकिन आप ये समझिए कि हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लीजिए, कंपनी का वैल्यूएशन प्राइस है 1,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन प्राइस 1,000 रुपए नहीं है इसका, राइट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर ये 1,000 क्रॉस कर जाए और मैं बेच दूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, एटलीस्ट वैल्यूएशन से ज्यादा मैंने पैसे कमा लिए। लेकिन आप ये समझिए आपने स्टॉक्स गवा दिए उसके, अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, लेकिन जब ऑप्टिमाइज हो जाएगी 1 साल में 2 साल में तो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी डिविडेंड देगी। आपने 3, 4, 5 रुपए के प्राइस पे खरीदा हुआ है, आप अगर अभी लेट से 1, 2, 4 लाख रुपए कमा भी लेंगे तो क्या होगा, लेकिन उस प्राइस पे जब आपको डिविडेंड मिलेगा ना, तो उस डिविडेंड हो सकता है आपको 1 या 2 या 3, 4 साल में आपका डिविडेंड इतना हो जाए जितना आज प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म के लिए रुकिए, किसी स्टॉक में रुकना है, ठीक है। प्रेडिक्शन बहुत लोग लगाते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए फ्यूचर को। फ्यूचर में आपको ये नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए कि भाई फ्यूचर में ये 100 रुपए पहुंच जाएगा या 200 रुपए पहुंच जाएगा। मैं भी इस बारे में नहीं गैम्बल करता कभी कि फ्यूचर में कितने रुपए पहुंच जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, कई लोग कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन 100 रुपए के करीब है, जो कि कुछ वे में करेक्ट हो सकती है वैल्यूएशन, बट इसमें कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो अभी वैल्यूएशन का हिसाब लगाना बिल्कुल गलत बात रहेगी। एंड वैल्यूएशन आइडली इसकी 100 रुपए से कम है वैल्यूएशन, लेकिन जैसा कि रिलायंस ने खरीद लिया तो अभी वैल्यूएशन गेम नहीं चल रहा है इस पे। तो इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपने सस्ते में खरीदा है, इस प्राइस को 3, 4 रुपए का शेयर खरीदा है काफी लोगों ने, तो स्टे इन्वेस्टेड। बेचने की जरूरत नहीं है इसे, जो न्यूज चल रही है चलने दो, जो कोई जैसे जिसको समझ आता है वो वैसे करे। आपने पैसे लगा रखे हैं बहुत अच्छे प्राइस पे, इसमें बने रहिए। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे कोविड के बाद कुछ रिजल्ट्स खराब रहे, मार्केट भी हो सकता है गिरे, आपके शेयर्स भी गिरे, तब आप सोचेंगे कि मेरी ओपिनियन खराब थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में, मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म में, जब ये कोविड ठीक हो जाएगा, जब सारी कंपनीज ठीक हो जाएगी, क्योंकि रिलायंस ने अपना इतना बड़ा लाखों करोड़ का डेट अपना कोविड के टाइम पे हटा लिया है, तो रिलायंस से बड़ी कंपनी इस वक्त कोई है नहीं इंडिया में। जब वो इतना इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है तो डेफिनेटली उसके पास कैपेसिटी है इस वक्त। अगर वो डेट फ्री होगी तो उसके पास कैपेसिटी है। आलोक जैसी कंपनी को अगर कोई डेट बर्डन है वो आराम से हटा सकती है उसका डेट बर्डन। फाइनली मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हो अच्छे प्राइस पे, ना बेचिए। 60, 70, 80, 100 जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उस पर ना बेचिए, इन्वेस्टेड रहिए। मैं ये नहीं बता सकता कि इसका प्राइस 1000 जाएगा या नहीं, ऑनेस्टली ये कोई भी नहीं बता सकता, राइट। एंड अगर कोई बोलता है कि डेफिनेटली इसका प्राइस 1000 जाएगा 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो आई बेट कि उसके पास कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। अगर लॉजिक भी है तो जब वॉरेन बफेट जैसे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब शॉर्ट टर्म की चीजों को, एंड वो भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, एक एजम्पशन लगाते हैं लोग
कि ये कंपनी अच्छी है, ये प्राइस अच्छा है, तो मुझे ले लेना चाहिए एंड ये ग्रो करेगी। लोग ये एजम्पशन अगर लगाने लगे कि ये 100 पे जाएगा, ये 1000 पे जाएगा, तो वो गलत चीज है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे प्राइस में इन्वेस्टेड रहिए इस कंपनी में। थम्स अप। अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, जो कि होगी डेफिनेटली, कोई भी स्टॉक है उसमें फ्लक्चुएशन होगी, ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा, तो उस टाइम पे घबराइए नहीं। अगर आपको कंपनी समझ आती है, पैसा लगाइए, अच्छे प्राइस पे खरीदे, घबराइए नहीं। अगर आपको नहीं समझ आती, प्रॉफिट लेने आए हो, फटाफट प्रॉफिट लेके निकलना है तो निकलिए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी। किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। अगर आप प्रॉफिट लेके निकलने वाली स्ट्रैटेजी रखते हैं, वो भी ठीक है आपके लिए। बस आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है एंड आपको बिलीव होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। मेरा बिलीव है कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी में मैं बिलीव रखता हूँ। एंड अगर आपको कोई और अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड टिप्स चाहिए, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के बारे में चाहिए, तो मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा, कोई थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। मैंने एग्जैक्ट टारगेट प्राइस नहीं दिया है आपको, डेफिनेटली हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन मेरा यही टेक है, हमेशा यही टेक होता है। एंड बड़े इन्वेस्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर। जो टारगेट प्राइस पे खेलते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं खेलते हैं, इसलिए वो टारगेट्स रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरीके की वीडियोस लाते रहूंगा।